Hello everyone, I am Neeraj Kumar, PGT Math, RSU number for Roopnagar. I will teach you Mathematics in 11th class. आज हम 11th क्लास के जो मैथमेटिक्स हैं उसका सबसे पहले हम कोर्स स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। कोर्स स्ट्रक्चर में जो आपका सिलेबस है उसको 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। द होल कोर्स इज डिवाइडेड इनटू 5 यूनिट्स। पहली यूनिट में बेटा आपका सेट, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर आते हैं, चैप्टर नंबर 1 and 2। और सेकंड यूनिट में आपका अलजेब्रा, इसमें फर्स्ट यूनिट की मार्क्स वेटेज है 23 मार्क्स की और अलजेब्रा इसकी वेटेज है 30 मार्क्स की। और यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका वेटेज है 10 मार्क्स का। और फोर्थ यूनिट है आपकी कैलकुलस, जिसकी वेटेज है 7 मार्क्स की। एंड फिफ्थ यूनिट एंड लास्ट यूनिट स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिसकी वेटेज है हमारी 10 मार्क्स की। इस प्रकार जो हमारा टोटल मार्क्स हैं वे 80 मार्क्स के होंगे। बट जो हमारा टोटल जो आपको हम रिपोर्ट कार्ड देते हैं उसमें हम आपको 100 मार्क्स में से देते हैं। तो उसमें जो 20 मार्क्स होते हैं वो हमारे होते हैं इंटरनल असेसमेंट, वो 20 मार्क्स के होते हैं। इसमें हम आपको 10 एक्टिविटी कराते हैं और वो 10 एक्टिविटी आपको लिखनी होती है बेटा प्रोजेक्ट फाइल में। और फिर इसके बाद एग्ज़ाम होता है, इंटरनल असेसमेंट होता है आपका, उसमें आपको 2 एक्टिविटी लिखकर दिखानी होती है। तो इसलिए सभी बच्चों आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से एक्टिविटी लिखेंगे। और उसके बाद में आपका 5 मार्क्स में तो आपका होता है इसका प्रोजेक्ट फाइल होती है आपकी, जो आपकी 10 एक्टिविटी होती हैं वो लिखनी होती है। और आपके 3 इंटरनल स्कूल लेवल पर टेस्ट होंगे कंडक्ट, उसमें आपके बेस्ट ऑफ 2 के मार्क्स लिए जाएंगे आउट ऑफ 10 मार्क्स। और इस तरह हम आपको 10 मार्क्स आपके हो जाएंगे इसके क्या बोलते हैं आपके बेस्ट ऑफ 2 के, और 5 मार्क्स हो जाएंगे आपके इंटरनल असेसमेंट की फाइल के। और 3 मार्क्स होंगे आपके जो आपको 2 एक्टिविटी लिख कर दिखानी है, एग्ज़ाम होगा आपका, इंटरनल एग्ज़ाम होगा। और 2 मार्क्स होंगे आपके वाइवा के। इस तरह आपका टोटल 100 मार्क्स का ये हो जाता है। और इसमें आपका सबसे पहली यूनिट है सेट्स एंड रिलेशन एंड फंक्शन। और इसमें सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास सेट्स। क्या है बेटा? सेट्स। सबसे पहले तो हमें सेट्स के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज सेट्स? डेफिनेशन ऑफ सेट्स। सेट्स क्या होता है? सेट्स, ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ well defined distinct object objects। इट मीन्स जो हमारा सेट होता है, सेट क्या होता है? सेट इज ए कलेक्शन। कलेक्शन होता है किसका? ऑब्जेक्ट्स का। और वो ऑब्जेक्ट कैसी होती हैं? वेल डिफाइंड। क्या होता है बेटा? वेल डिफाइंड। क्या होता है? ये कलेक्शन होता है। और किसका होता है? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए व्हाट इज वेल डिफाइंड। हमारे पास इसमें एक इम्पोर्टेंट वर्ड आया है वेल डिफाइंड। जिसको वेल डिफाइंड का मीनिंग पता लग गया, व्हाट इज वेल डिफाइंड या व्हाट डू यू मीन वेल डिफाइंड, तो हम अच्छे तरीके से हम बता सकते हैं कि कौन सा कलेक्शन हमारा सेट है और कौन सा कलेक्शन हमारा सेट नहीं है।
तो सबसे पहले हम वेल डिफाइंड को ही अच्छी तरीके से बेटा समझेंगे। तो वेल डिफाइंड क्या होता है बेटा? जो हमारा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है ना बेटा, तो उसमें यदि प्रत्येक ऑब्जेक्ट्स जो कलेक्शन होता है उसमें किसका होता है कलेक्शन? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। यदि हमारे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैविंग सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि समान गुण रखती हो, समान प्रॉपर्टी रखती हो, और हम ये डिसाइड कर सकें कि ये एलिमेंट हमारा कलेक्शन में रहेगा या नहीं, कलेक्शन में रहेगा या नहीं, इसको हम डिसाइड कर पाए, देन वी कैन से दैट आवर कलेक्शन इज ए सेट, अदरवाइज नोट। इट मीन्स यदि हम ये डिसाइड कर पाए कि हमारा कलेक्शन में जो ऑब्जेक्ट है वो उसमें आएगी या नहीं आएगी, तब हम कह सकते हैं कि जो हमारा कलेक्शन है वो एक सेट है, अदरवाइज इज नॉट ए सेट। इट मीन्स जैसे हम एक एग्जांपल लेता हूं, मैं एग्जांपल लेता हूं मैं ए कलेक्शन ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद M। मैंने एक एग्जांपल लिया है कि हमारे पास एक कलेक्शन है, किसका है? मंथ्स का है। किसका? मंथ्स का। एक ईयर के मंथ्स का है, और जो किससे स्टार्ट हो रहा है? M से। हमको बताना है कि ये हमारा कलेक्शन सेट है या सेट नहीं है। देखते हैं इसमें क्या क्या आएंगे। बिगिनिंग विद M, मार्च आएगा, एंड मई आएगा। हमारे पास 2 मंथ्स हैं, और हम अच्छी तरीके से डिसाइड कर सकते हैं कि इनके अलावा कोई और मंथ्स हमारे पास है नहीं जो बिगिनिंग विद M है। तो हम कह सकते हैं द कलेक्शन ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद M इज ए सेट। एक अनदर मैं एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल सेकंड। ए कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड। ए कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। हमने यहाँ पर एक कलेक्शन लिया है, कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर जो हमारा टैलेंटेड जो एक वर्ड है, मोस्ट टैलेंटेड वर्ड है, इसमें क्या होता है? इट इज ए वैग टर्म। वैग टर्म मीन्स ये हमारा अस्पष्ट स्थिति को डिनोट करता है। इट मीन्स हम क्लियर नहीं कर पाएंगे कि कौन सा प्लेयर टैलेंटेड है और कौन सा प्लेयर टैलेंटेड नहीं है। कोई तो बोलेगा सचिन तेंदुलकर इज द मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर है, कोई कहेगा नहीं रिकी पोंटिंग इज द मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। इसी तरह बहुत सारे हमारे क्रिकेटर हो जाएंगे, एक लिस्ट बन जाएगी और उसमें हम ये डिसाइड करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा प्लेयर मोस्ट टैलेंटेड है, कौन सा प्लेयर मोस्ट टैलेंटेड नहीं है। मैंने एक लिस्ट बनाई 5 प्लेयर की, उसमें कोई और प्लेयर आ रहे हैं, कोई दूसरा व्यक्ति बना रहा है, तो वो उसके जो 5 प्लेयर की लिस्ट होगी टैलेंटेड मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर्स की, वो
और हो सकती है। इट मीन्स जो मोस्ट टैलेंटेड की जो लिस्ट है वो वेरी पर्सन टू पर्सन, वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकती है। तो इट मीन्स ए कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट ए सेट। ये बेटा समझ में आया? सबसे पहले तो ये वेल डिफाइंड ये वर्ड होता है ना, यदि आपने ये समझ लिया वेल डिफाइंड क्या होता है तो आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे कि कौन सा कलेक्शन हमारा सेट है, कौन सा कलेक्शन हमारा सेट नहीं है। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, व्हाट इज सेट? ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। जो हमारा सेट होता है वो एक कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब वेल डिफाइंड क्या होता है? वेल डिफाइंड मीन्स जो कलेक्शन होता है उसमें हर एलिमेंट, जो उसमें एलिमेंट की एंट्री होगी उसमें हर एलिमेंट एक क्या रखता हो? विशेष गुण रखता हो, और जितने भी एलिमेंट हैं उनकी सभी की जो विशेष गुण हैं वो समान हो, और हम ये डिसाइड कर सकें कि जो हमारा एलिमेंट है वो इसमें आएगा या नहीं। वी कैन डिसाइड वेदर द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स इनसाइड इन कलेक्शन और नोट। समझ में आया बेटा? इसको मैं अब रफ कर दूं? नहीं, वो दे दो सर टेस्ट। क्या तो नहीं चल रहा है? अब बेटा मैं आपने समझ में आ गया कि सेट किसको कहते हैं, सेट क्या होता है? समझ में आया बेटा ये? अब मैं आपको बताता हूँ कि सेट को हम किस से डिनोट करते हैं। सेट, ए सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल letters of English of the English alphabet। ये बेटा समझ में आया? इट मीन्स जो हमारे सेट होते हैं वो किससे डिनोट करते हैं? लाइक एज ए बी सी डी एंड सो। तो एक सेट को हम किससे डिनोट करेंगे बेटा? कैपिटल लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट लाइक एज ए बी सी डी। ये बेटा समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? ओके। एंड द objects are written down separated by commas and enclosed within braces और curly brackets। इट मीन्स कर्ली ब्रैकेट आप सब बच्चे सभी जानते हैं, कर्ली ब्रैकेट होता है हमारे पास ये। इट मीन्स जो हमारे एलिमेंट हैं, जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं कलेक्शन के, वो किस में लिखे जाएंगे? हमारे पास एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखे जाएंगे और किससे सेपरेटेड होंगे? कोमाज। कोमाज आप जानते हो क्या होता है? ये होता है। और जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कलेक्शन
are called the elements of the set। जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो जैसे कि मैंने डेफिनेशन में बताया था आपको, सेट क्या होता है? ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं हमारे, वो सेट की क्या कहलाती है? एलिमेंट्स कहलाते हैं। और दीज एलिमेंट्स आर denoted by small alphabet, small letters of the English alphabet। ओके, दैट इज और नंबर्स। इसमें हमारे नंबर्स भी हो सकते हैं और हमारे क्या हो सकते हैं? स्मॉल लेटर भी हो सकते हैं। लाइक एज फॉर एग्जांपल A B C D और 1 2 3 या 1/2 1/2 1/3 एंड सो ऑन। ये हमारा सेट हो सकता है। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखना। ए सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लाइक एज A B C D एंड सो ऑन, एंड द ऑब्जेक्ट्स आर रिटन डाउन सेपरेटेड बाय कॉमाज एंड एनक्लोज विद इन ब्रेसेज और कर्ली कॉमाज। कर्ली कॉमाज हमारा ये होता है और कर्ली ब्रैकेट हमारा ये होता है और कोमा हमारा ये होता है। बेटा ये समझ में आया? एंड जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कलेक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। दीज एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स। जो हमारे जो लेटर्स होते हैं, या तो हमारे क्या होते हैं? ये स्मॉल लेटर्स होते हैं हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, या फिर हमारे क्या होते हैं? ये नंबर्स होते हैं। ओके, समझ में आया बेटा? बेटा इन्हीं पे बेस्ड हमारी क्या होती है? एक फर्स्ट एक्सरसाइज है, वो आपको देखना है। उसमें यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वेदर द गिवन कलेक्शन इज ए सेट और नोट। हमको ये बताना होगा कि जो हमारा गिवन कलेक्शन है वो एक सेट है या नहीं है। तो उसमें हम क्या देखेंगे? ये वो वेल डिफाइंड है या नहीं। वेल डिफाइंड की मैंने अभी डेफिनेशन बताई थी। वेल डिफाइंड क्या होता है? वेल डिफाइंड में जो हमारा कलेक्शन होता है, एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है, वो हैविंग सेम कैरेक्टरिस्टिक, जो हमारे क्या होते हैं? वो सेम कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं। और उसमें क्या होता है? और वी कैन डिसाइड वेदर द एलिमेंट्स लाई इन द कलेक्शन और नोट। जो हमारा जो एलिमेंट्स है, हम ये डिसाइड कर पाएँ कि वो एलिमेंट हमारा सेट के अंदर है या नहीं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा कलेक्शन है इज ए सेट और वो सेट नहीं है। ओके, अब मैं इसको रब कर दे रहा हूँ बेटा। और साथ के साथ मैं इसको भी रब कर दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा आपका कोर्स स्ट्रक्चर। अब मैं बताता हूँ आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। There are two methods of representation of a set। हमारे
जो सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने मेथड है बेटा? 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड है हमारे पास रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड कह लो या फॉर्म कह लो, रोस्टर फॉर्म। सेकंड है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। रोस्टर फॉर्म को क्या कहते हैं बेटा? एक इसका अनदर नाम भी होता है, दूसरा नाम भी होता है टेबुलर फॉर्म। समझ में आया बेटा? तो सबसे पहले हम रोस्टर फॉर्म पढ़ते हैं। व्हाट इज रोस्टर फॉर्म? इन दिस फॉर्म, जो हमारी रोस्टर फॉर्म होती है, रोस्टर फॉर्म में इन दिस फॉर्म, इन दिस फॉर्म ऑल एलिमेंट, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं सेट के, वे लिस्टेड, ऑल एलिमेंट्स आर लिस्टेड एंड लिस्टेड एंड सेपरेटेड बाय, अभी बताया था मैंने, सेपरेटेड बाय कोमाज, कोमाज का हमारा ये साइन होता है, एंड अभी बताया था बेटा, एंड एनक्लोज विद, एनक्लोज्ड विद इन कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट, इट मीन्स इफ ए इज ए सेट ऑफ वोवेल, देन ए हम अलग ए, हाँ, ए इज द सेट ऑफ वोवेल, देन ए विल बी ए ई आई ओ यू। यही तो होते हैं बेटा हमारे वोवेल्स। ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। जो हमारे ये 5 एलिमेंट्स हैं वे किससे सेपरेटेड हो रहे हैं? कोमा से सेपरेटेड हो रहे हैं। और किसके बीच में लिखे जा रहे हैं? किसके अंदर लिखे जा रहे हैं? ये कर्ली कोमा के अंदर लिखे जाते हैं। इसी तरह सिमिलरली इफ लेट एन इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। इसमें हमने एक कंडीशन भी लगा दी कि हमारा जो ये है नेचुरल नंबर है ये किससे लेस देन 10 भी है। देन n इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये हमारे लेस देन 10 से हमारे क्या हैं? नेचुरल नंबर्स इस सेट के अंदर आ गए। और ये हमारे किसके? कर्ली कोमा के अंदर लिखे हुए हैं और सेपरेटेड बाय कोमा, कोमा से हमारे ये सेपरेटेड हुए हैं। तो ये हमारा कौन सा मेथड है? रोस्टर मेथड, और इसको हम टेबुलर मेथड भी बोलते हैं। बेटा ये समझ में आया? एक बार और समझ लीजिए। इन दिस फॉर्म देयर आर 2 मेथड्स टू रिप्रेजेंट ए सेट। फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। इन दिस फॉर्म all elements are listed and separated by commas and enclosed within curly bracket। जो हमारे सभी एलिमेंट्स होते हैं वो एक्चुअली लिस्टेड होते हैं, लिस्टेड होते हैं एक्चुअली, लिस्टेड एक्चुअली एंड सेपरेटेड बाय कोमाज। कोमा का हमारे पास ये साइन होता है, एंड एनक्लोज्ड within curly brackets। if a is any set, या a is a set of vowels, then a will be curly brackets a e i o u
मैं अनदर एग्जांपल लेता हूँ। इफ़ हम मानते हैं लेट n इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, देन n इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स 1 2 3 कहाँ तक के नंबर आ जाएंगे? 9 तक के नंबर आ जाएंगे। बेटा ये समझ में आया? इसको मैं वो कर दूँ, इसको कर दूँ, रफ कर दूँ बेटा मैं? ओके। इसके बाद में सर एक मिनट, इसके बाद में मैं एक टाइप और रह गई सेट बिल्डर फॉर्म, इसको बता देता हूँ। फिर इसके बाद में हम आप जो एक्सरसाइज होती है उसको करेंगे। इसके बाद होता है नंबर 2 होती है हमारे पास सेट बिल्डर्स फॉर्म। इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में क्या होता है हम बेटा, जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे सेट के उसकी हम क्या लिख देते हैं? प्रॉपर्टी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज। वो एक प्रॉपर्टी भी हो सकती है और एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी भी हो सकती है। इन दिस फॉर्म वी हम क्या करते हैं? वी राइट डाउन, हम लिखते हैं, लिख देते हैं वी राइट डाउन द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड enclosed within curly comma, curly brackets। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेसेस ही बोलते हैं। ये कैसा होता है हमारे पास बेटा? ये होता है, अभी बताया था मैंने। तो इट मीन्स इफ़, अभी मैंने एक सेट लिया था, मैं लिख देता हूँ ए सेट लेट ए इज इक्वल टू ए सेट ऑफ वोवेल ए ई आई ओ यू। ये कौन सी फॉर्म है बेटा? रोस्टर फॉर्म। अभी बताया था मैंने रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? एलिमेंट्स हमारे सेपरेटेड बाई कोमा होते हैं और कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं। और अब मैं लिखते रहा हूँ, इसको लिखते हैं हम कैसे? सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिख देते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में इसको हम ऐसे लिखेंगे एक्स सच दैट, ये होता है किसका सिंबल होता है बेटा? एक्स सच दैट एक्स। एक्स क्या हमारे पास? इज ए वोवेल, इज ए वोवेल ऑफ, किसका है? ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये हमारी प्रॉपर्टी होगी। सिमिलरली मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था रोस्टर फॉर्म में, n इज इक्वल टू एक सेट था हमारे पास, नेचुरल नंबर का सेट था और लेस देन 10 था। तो इसको, ये कौन सी फॉर्म है हमारे पास? ये रोस्टर फॉर्म है। और ये हमारी कौन सी फॉर्म आ गई थी? सेट बिल्डर फॉर्म। बेटा समझ में आया? अब इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी? एक्स सच दैट एक्स, एक्स क्या है हमारे पास? एक्स इज ए नेचुरल नंबर। और इसमें एक प्रॉपर्टी और लगी है, ये क्या है? लेस देन 10, लेस देन 10। तो इसमें दो प्रॉपर्टी आ गई, एक तो ये नेचुरल नंबर हो गया एंड लेस देन 10। ये हमारी कौन सी हो गई? इसको बोलते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। ये हम जो हमारा सिंबल होता है इसको कहते हैं हम सच दैट। मैं लिख के बता रहा हूँ सच दैट। अब जैसे हमारे पास एक एलिमेंट है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है हमारे पास?
AEIOU, इट मीन्स ए हमारा रिलेटेड टू या बिलोंग्स टू ए है, ई भी हमारा बिलोंग्स टू ए है। तो ये तो हमारा इन वर्ड बोल रहे हैं। मैथमेटिकल फॉर्म में या सिंबल में हम कैसे लिखेंगे इसको, ए बिलोंग्स टू, ये साइन है हमारे पास किसका बेटा, बिलोंग्स टू, ए बिलोंग्स टू सेट ए। सिमिलरली ई बिलोंग्स टू सेट ए। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास 9 बिलोंग्स टू सेट एन, यहाँ पर 9 हमारा एन में बिलोंग करता है। यदि मैं कहूँ कि 10 बिलोंग्स टू एन, 10 तो हमारा इसमें बिलोंग्स नहीं हो रहा है, तो हम लिखेंगे 10 डज नॉट बिलोंग्स टू। इट मीन्स जो ये साइन है, ये सिंबल है, ये किसका है, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। और इसको यदि हम कट कर दें, ये किसका हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। डज नॉट बिलोंग टू। ये बेटा समझ में आया। तो आज हमने सेट की डेफिनेशन पढ़ी। व्हाट इज सेट। सेट हमारा सेट क्या होता है, ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। हाँ, इसमें एक सबसे पहले बेटा एक वर्ड आया था डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, सबसे पहले डेफिनेशन में एक वर्ड था डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। इसको बेटा मैं रफ कर दे रहा हूं। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, इसका और मीनिंग बता देता हूँ। डिस्टिंक्ट मीन्स होता है अलग अलग हमारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इट मीन्स यदि हमारे पास कोई सेट है ए, इसमें हमारे पास एलिमेंट है ए बी ए सी, तो इसको हम किस फॉर्म, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको सही बिल्कुल इसका सही फॉर्म क्या होगी, ए बी सी, क्योंकि इसमें हमारा ए रिपीट हो रहा है, जबकि सेट में हम क्या होता है हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं, जो ऑब्जेक्ट होती है हमारी रिपीट नहीं होती। तो डिस्टिंक्ट का मतलब है वे अलग अलग होने चाहिए। दिस इज द राइट मेथड टू राइट ए सेट। ओके, तो आज के लिए बेटा इतना ही। सभी के लिए थैंक यू। जो कुछ बेटा समझ में नहीं आया हो उसके लिए हम इस वीडियो को आपके YouTube चैनल पर डाल देंगे, और आप अपने कमेंट्स लिखकर जो भी आप प्रॉब्लम है वो हमको बता सकते हैं। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में उसको आपकी जो प्रॉब्लम होती है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।